सो वेलकम गाइज अगेन। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एमसीक्यू ऑफ ब्लड बैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। वैसे ये 20 एमसीक्यूज हैं, इसको चाहे तो 40-50 बना सकते हैं थे है, पर इतनी क्या जरूरत है, हम इसी को ही एमसीक्यू की तरह लेंगे हर एक ऑप्शन को, सो दैट जितने भी इसका ऑप्शन है तो मल्टीप्लाई कर लो कितने बन सकते होंगे 20 से, राइट। दूसरी बात कि आप इन सबको ध्यान से सुनना और अपने माइंड में कैलकुलेट करना कि आपने कितने स्कोर किए हैं। सो आप कमेंट में बाद में बताना कि हाँ आपके 20 में से इतने आए हैं, सो दैट ये एक चैलेंज की तरह होगा। सो आई थिंक यू एक्सेप्ट द चैलेंज, तो हम चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटीकोगुलेंट। सो एंटीकोगुलेंट क्या है? लिक्विड विच स्टॉप द ब्लीडिंग, कोई ऐसा लिक्विड जो कि हमारे ब्लड को रोक देता हो, मतलब बॉडी से निकलने को। केमिकल दैट प्रिवेंट ब्लीडिंग, यानी कि कोई ऐसा केमिकल जो कि हमारा खून बह रहा है उसको रोक देता है, उसे एंटीकोगुलेंट कहते हैं। या सॉल्ट दैट अलो ब्लड टू क्लॉट, या कोई ऐसा सॉल्ट जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉट हो जाए, या फिर ऑल ऑफ अबव, या फिर नन ऑफ अबव। सो इसका बेसिकली एंटीकोगुलेंट का क्या काम होता है? एंटीकोगुलेंट का काम होता है ब्लड को क्लॉट होने से बचाना। जो हमारी वाइल होती है ईडीटी वाइल में, उसमें ईडीटी एंटीकोगुलेंट होता है तो ब्लड उसमें क्लॉट नहीं होता, वो इसका काम है। और यहाँ तो अगर पहले दूसरे की बात करें तो इनका कोई मतलब ही नहीं बनता। लिक्विड विच स्टॉप ब्लीडिंग, केमिकल विच प्रिवेंट ब्लीडिंग, सो ब्लीडिंग से तो कोई लेना देना है ही नहीं उसका। तीसरा ऑप्शन है सॉल्ट दैट अलाउ ब्लड टू क्लॉट, यानी कि ऐसा सॉल्ट जो ब्लड को क्लॉट होने देता है, अलाउ मतलब होने देता है। तो ऐसा भी नहीं है कि एंटी ब्लड को क्लॉट होने देता है, वो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। इसलिए अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो वो होगा ई हमारा राइट आंसर, ठीक है। वैसे तो ये थोड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन, हो सकता है कि मोस्ट ऑफ ऊपर में या ऑल ऑफ में अटक जाते हैं, बट इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ अबव। सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन केमिकल दैट यूज्ड इन ब्लड बैंक एज एंटीकोगुलेंट। सो ब्लड बैंक में कौन सा कॉमन इन चारों में से एंटीकोगुलेंट है जो कि कॉमनली यूज होया जाता है? ईडीटी है, हेपरिन, ट्राइसोडियम सिट्रेट और डबल ऑक्यूलेट। सो ट्राइसोडियम सिट्रेट है, सीपीडी या और भी बहुत सारे सीपीडी2। इनमें जो हमको मोस्ट कॉमनली यूज देखने को मिलता है वो ट्राइसोडियम सिट्रेट ही होता है, यानी कि जो ब्लड बैंक में ब्लड बैग्स होते हैं मोस्ट कॉमनली सब में सिट्रेट जरूर इंक्लूड होता है अदर कंपोनेंट के साथ, जैसे कि एडेनाइन, शुगर, डेक्सट्रोज, ये हो गई अलग बात है, बट एज एंटीकोगुलेंट सिट्रेट ही यूज होता है। एडवांटेज ऑफ ब्लड डोनेशन टू डोनर, यानी कि अगर मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूं तो मुझे इसका क्या एडवांटेज मिलने वाला है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्री हेल्थ चेकअप, यानी कि बंदे का फ्री हेल्थ चेकअप हो जाएगा। रिड्यूस आयरन बॉडी, उसके शरीर से आयरन को रिड्यूस करेगा। डिक्रीज हार्ट डिजीज, या फिर हार्ट डिजीज को डिक्रीज करता है ब्लड डोनेशन, या ऑल ऑफ अबव। सो दिस इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, की जो हम अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो हम ये तीनों चीजें हमारी बॉडी में देखने को मिलेंगी। पहला फ्री हेल्थ चेकअप, सब कुछ आपका होने वाला है वहाँ पे, एचबी से लेके डिजीज तक हाई लेवल की, तो ये एडवांटेज है एक। रिड्यूस आयरन बॉडी, तो यार जैसे ही हमारी ब्लड के अंदर एचबी होता है उसमें आयरन भी होता है। सो आयरन जितना कम बॉडी में होगा, मतलब एक लेवल तक तो होना ही चाहिए, अच्छी बात है वो, पर अगर ज्यादा बढ़ जाए तो हमारे लीवर हार्ट्स वगैरह में ब्लॉकेज की तरह काम भी करता है, मतलब हेमोसिड्रिन कॉज कर सकता है, एक इफेक्ट है। तीसरा उसकी वजह से हमारा जो हार्ट डिजीज है वो बढ़ जाती है आयरन अगर ज्यादा हो, तो इसलिए अगर वो डिक्रीज होगा तो हार्ट के लिए भी अच्छा होगा, तो इसीलिए इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। अब एक फोर्थ क्वेश्चन है, बिफोर 24 आवर विच टाइप ऑफ ब्लड डोनर अवॉइड फॉर डोनेशन। तो 24 घंटे से पहले कौन से ऐसे डोनर हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए डोनेशन को, मतलब ब्लड डोनेशन? पर्सन हु ड्रिंक अल्कोहल, डेंटल एक्सट्रैक्शन पेशेंट, मेंस्ट्रुअल ब्लीड वुमेन, या ऑल ऑफ अबव। सो इसका राइट आंसर है ए। अगर कोई पर्सन 24 घंटे पहले दारू पीता है डोनेशन के तो उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है, और कल उसने ब्लड डोनेट भी करना है, जो कि ब्लड में हमारा 55% अपना प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है, तो कितना उसको लॉस हो जाएगा डिहाइड्रेशन की ब्लड डोनेशन में से, तो ये अवॉइड किया जाता है। डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए जो है मिनिमम वो है 70 to 42 आवर्स के बिटवीन नहीं करना चाहिए अगर आपने दांत निकाला अपना,
मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में तो यार 7 दिन तक ये थोड़ा होता है कि अल्टरनेट डेज में इफेक्ट देखने को मिल जाता है फीमेल बॉडी में। सो 7 डेज तक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के टाइम पे रुकना पड़ता है। विच निडल इज यूज फॉर ब्लड डोनेशन, सो कौन सी निडल है जो हमको ब्लड डोनेशन के लिए यूज की जाती है? 21 गॉज, 10 गॉज, 16 गॉज और 23 गॉज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो है सी, यानी कि 16 गॉज, और समटाइम 18 गॉज भी हम यूज कर सकते हैं। सो ये नीडल है जो कि ब्लड डोनेशन में हेल्प मिलती है इनसे ब्लड डोनेट करने के लिए हमको। 23 गॉज की बात करें तो ये यार चिल्ड्रंस में होती है यानी बच्चों में, और 21 गॉज की बात करें तो ये अडल्ट्स में होती है। ठीक है, सो अडल्ट्स के लिए हो गई हमारी 21 गॉज और चिल्ड्रंस के लिए हो गई हमारी 23 गॉज। और इसके बीच में कोरिलेशन भी है कि जैसे 21 देन 22 हो गया हमारा, देन 23 देन 24। एक रफली बना रहा हूं मैं माउस से तो उससे राइटिंग में थोड़ा फर्क हो रहा है, बट आप देखो। सो जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ रहा है 22, तो इसका साइज होगा जो निडल का, अगर जितना बड़ा साइज होगा उतना ही हमको पेन होती है। सो जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ेगा वो साइज धीरे धीरे छोटा होगा, और 24 का और छोटा होता है। पर 16 गोज डोनेशन के लिए इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमें लार्ज क्वांटिटी में ब्लड चाहिए, तो जितना थोड़ा ज़्यादा होल होगा तो उतना आसानी से ब्लड जाएगा। अदरवाइज अगर फाइन पतली नीडल होगी तो उसमें हमारे आरबीसी टूट भी सकते हैं, इसलिए 16 गॉज और 18 गॉज प्रेफर की जाती है। देन अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टेस्टिंग एज अ ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इन्फेक्शन इन द ब्लड बैंक। सो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सी डिजीज है जो कि ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इन्फेक्शन के अंडर नहीं की जाती टेस्ट ब्लड बैंक में? यानी कि टीटीआई वर्ड सुना होगा आपने, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिबल रिएक्शन इन्फेक्शन, जैसे कि बहुत सारी होंगी है, तो इनमें से कौन कौन सी इसके अंडर नहीं आती टेस्ट? तो HIV और एड्स की बात करें तो यार ये तो सिमिलर चीज है, और HIV एड्स तो यार ट्रांसफ्यूजन से होता ही होता है बंदे को, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से, जो कि ब्लड और स्लाइवा वगैरह का इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर गरारी फंसेगी किसी की मतलब कि आंसर देने में, तो मलेरिया और हेपेटाइटिस ए में से होगा। सो मोस्ट ऑफ जाएंगे मलेरिया की तरफ, जबकि इसका राइट आंसर 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस ए को हम ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इन्फेक्शन के अंडर काउंट नहीं करते। अगर बात आती है यहाँ पे हेपेटाइटिस अपना बी की या हेपेटाइटिस सी की, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीटीआई के लिए। ये ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इन्फेक्शन से बहुत जल्दी फैलती हैं, बी और सी। और मलेरिया को भी हम टीटीआई के अंडर काउंट करते हैं क्योंकि मलेरिया आरबीसी के अंदर होता है और आरबीसी ही हमको ट्रांसफर करने हैं। तो ब्लड बैंक में मलेरिया, HIV एड्स टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस में बी और सी काउंट होता है, ए नहीं होता। स्पेसिफिकली ए दिया गया है क्योंकि ए जो ट्रांसफर होता है एक पर्सन दूसरे पर्सन में, वो फीकल ओरल रूट उसका मेन कॉज होता है। सो आई होप यार आपको ये एक इंटरेस्टिंग नॉलेज यहाँ से मिली होगी हेपेटाइटिस ए के बारे में भी। देन 450 ml ऑफ ब्लड रिक्वायर हाउ मच अमाउंट ऑफ एंटीकोगुलेंट, यानी कि एक थैली में हमें 450 ml ब्लड कलेक्ट करना है, तो हमें उसमें कितना ml एंटीकोगुलेंट मिलाना होगा सो दैट वो क्लॉट ना हो पाए? 49 ml, 63 ml, 50 ml, 36 ml। सो इसका राइट आंसर है बी, 63 ml हम यूज करते हैं 450 ml के लिए, और वहीं 49 ml के लिए हम 350 ml ब्लड यूज करते हैं। अगला है RH ब्लड ग्रुपिंग डिस्कवर्ड बाय। सो ये RH ब्लड ग्रुपिंग और ABO ब्लड ग्रुपिंग, आपने सुना होगा नाम ABO ब्लड ग्रुपिंग और RH ब्लड ग्रुपिंग। तो ये किस RH ब्लड ग्रुपिंग इसमें से किसने डिस्कवर की थी? कार्ल लैंस्टीनर प्लस वीनर ने, वीनर प्लस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या ओनली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या कार्ल लैंस्टीनर ने? सो इसका राइट आंसर है ए, कार्ल लैंस्टीनर और वीनर, ये दोनों बंदे थे जिन्होंने RH ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किया। वहीं बात करें तो ओनली ABO की, सो कार्ल लैंस्टीनर ने ओनली ABO किया था, और विनर और कार्ल लैंस्टीनर दोनों ने मिलकर RH ब्लड ग्रुपिंग की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम आया है तो इसका बता दूं मैं, पेंसिलिन जो हमारी यूज होती है मेडिसिन के तौर पे, वो पेंसिलिन इस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बंदे ने ही निकाली थी, मतलब इन्वेंट डिस्कवर की थी। 9th क्वेश्चन, RH एंटीजन प्रेजेंट ऑन। सो जो RH एंटीजन होता है हमारा, यानी कि जो कि हमको पॉजिटिव नेगेटिव बताता है ब्लड ग्रुप, वो किस में प्रेजेंट होता है?
क्रोमोसोम 19, क्रोमोसोम नंबर 1, 9 और 16। सो यार अगर जो थोड़ा भी पढ़ता होगा वो अटके कहाँ पे, बी और सी ऑप्शन में, कि यार हो सकता है 9 होगा या हो सकता है 1 होगा। ये थोड़े दूर दूर के मामले इनसे। तो यार इसके लिए बेसिकली आप एक वर्ड याद करो, 9 + 1 = 10 होता है, राइट। एक हमारा आर एच और एक है हमारा ए बी ओ, जो कि ऊपर लिखा मैंने, ए बी ओ और ए आर एच। तो इन दोनों में कंफ्यूजन होगी कि यार 1 किसकी तरफ जाएगा, आर एच की तरफ या ए बी ओ की तरफ। सो आपने एक बात ध्यान रखनी है, 9 + 1 10 होता है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से इंटरलेट कर रहे हैं। सो 10 अगर में 0 है और 0 यहाँ भी है, तो ये 0 0 कभी आपस में नहीं मिलेंगी। बस आपने इतनी सी ट्रिक ध्यान में रखनी है कि 9 + 1 10 जैसी क्वेश्चन है आर एच एंटीजन या ए बी ग्रुप से रिलेटेड, तो आपके रिमाइंड में क्या आना चाहिए, 10। तो 10 जो है वो 0 की तरफ नहीं जा सकेगा, कैंसिल हो जाएगा वो। इसलिए जो 1 है, मतलब जो 10 का जो 1 और 9 से मिलकर बना है 10, तो उसमें से 1 हमारा आर एच की तरफ जाएगा और जो बचेगा वो 9 ए बी की तरफ जाएगा। ठीक है, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ए बी ओ ये ज्यादा हैं तो इसलिए 9 बड़ी संख्या है, इसलिए 9 के साथ ए बी जाएगा, और आर एच ये छोटी है तो छोटे के साथ छोटा यानी 1। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। और वहीं बात करें तो क्रोमोसोम 19 में एच सब्सटेंस मिलता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अब बताना नहीं चाहिए था क्योंकि अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। Which is the important for A B antigen? H एंटीजन, I सब्सटेंस, अल्फा एंटीजन और बीटा एंटीजन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा H एंटीजन है, यानी कि A जो H सब्सटेंस है वो ए बी ओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर H सब्सटेंस होगा तभी बंदे का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, तभी बी हो सकता है या ओ सकता है। यानी कि H होगा तो ए अगर आए तो ए ब्लड ग्रुप, H होगा तो बी आए तो बी ब्लड ग्रुप, H होगा अगर ना ए है ना बी है तो हम उसको बोलते हैं यार ना इसके पास ए है ना बी है तो 0 खाली, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप है। अब दिक्कत कहाँ है, अगर ये एच ही ना, किसी बंदे के पास ये एच एंटीजन हो ही ना, तो ना ए आ सकता है ना बी आ सकता है, ए बी नहीं आएगा तो ओ तो वैसे नहीं हो सकता। तो इस बंदे को कहते हैं जिसके पास एच एंटीजन होता ही नहीं है इनबॉर्न, वो होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी मैंने क्लियर कर दिया आपको, राइट। 11th क्वेश्चन है, ब्लू कलर ऑफ एंटीसीरा ए इज ड्यू टू। सो जो हमारा ब्लड ग्रुप के लेंटिसीरा होते हैं वर्ल्ड वाइड, वो कुछ कलर कोड्स होते हैं, जैसे कि ए होगा वो होगा ब्लू कलर का, वहीं बी होगा वो होगा येलो कलर का, वहीं डी होगा वो होगा कलरलेस, यानी कोई कलर नहीं है। तो जो ए एंटीसीरा होता है ब्लू कलर का कैसे होता है, ट्राइपेन ब्लू, मिथिलिन ब्लू, साइनाइड एंड नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है ट्राइपेन ब्लू, जो कि हमको ए इसका राइट आंसर है यार, बी में टिक हो गया। सो एंटीसीरा ए के अंदर ट्राइपेन ब्लू होता है, राइट। बी के अंदर येलो कलर का क्या कारण है, वो होता है अपना एक्रीफ्लैविन येलो, नाम याद रखो एक्रीफ्लैविन येलो, जिसकी वजह से बी येलो कलर का होता है। नंबर 12 की बात करें तो डी एंटीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एस, यानी कि जो डी एंटीजन होता है, जो कलरलेस हमारा एंटीजन होता है जिससे आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चलता है, वो डी एंटीजन उसको, ओए शिट मैंने आपको रिवील कर दिया आंसर भी इसका। सो डी एंटीजन ऑल्सो कॉल्ड एज आर एच पॉजिटिव एंटीजन, आर एच नेगेटिव एंटीजन, बॉम्बे ब्लड ग्रुप और आर एच एंटीजन ओनली। सो बेसिकली डी एंटीजन है उसको आर एच एंटीजन कहते हैं। सो इसका कोई मतलब नहीं कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कुछ भी हो सकता है, पर आर एच एंटीजन को डी एंटीजन भी कहते हैं, राइट। सो कई बार अगर ये जो आर एच एंटीजन, आर एच हमारी एंटीबॉडी होती है, इसको कई बोलते हैं एंटी डी एंटीबॉडी भी दे दो यार टेस्ट करने के लिए। सो एंटी डी का मतलब क्या, आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव से कि क्या आएगा। नंबर 13, ओ नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर है या रिसिपिएंट है, डोनर रिसिपिएंट दोनों है या सभी कुछ है ये। सो यार ओ नेगेटिव की बात करें तो जैसे ओ बता रहा है इसमें ओ, तो डोनर में भी ओ है, इसीलिए हम इसको टिक कर देंगे। ये एक ट्रिक है आपको समझाने के लिए कि ओ अगर नेगेटिव की बात हो रही है तो डोनर से में भी ओ डबल ओ लगे हैं तो उसकी तरफ को भेज दिया जाए विदाउट कंफ्यूजन। वहीं बात करें कि ए बी पॉजिटिव, तो ए बी पॉजिटिव है हमारा रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो ए बी पॉजिटिव किसी से भी खून ले सकता है, ये थोड़ा माउस की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसको इग्नोर करना। नंबर 14, रिमूवल ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी बाय प्रोसेस ऑफ। सो अगर हम ह्यूमन बॉडी में से ब्लड
का किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट को रिमूव करते हैं उसको क्या कहते हैं? एफरेसिस, सेंट्रीफ्यूज, ऑल ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। सो यार बेसिकली ये तो सबको ही पता होगा, एफरेसिस कहते हैं उसको। यहाँ पे सोचने वाली बात है, सेंट्रीफ्यूज से भी हम सेपरेट कर सकते हैं ब्लड के कंपोनेंट को, बट उसके लिए हमें ह्यूमन बॉडी की मतलब एस ह्यूमन बॉडी से डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें पहले ब्लड निकालना होगा फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करना होगा। वहीं एफरेसिस की बात करें तो ब्लड बंदा मशीन उसमें बेड में लेटा है, मशीन में ब्लड जाएगा और घूम के उसको फिर वापस ब्लड वो चढ़ जाएगा जो चाहिए। आरबीसी चाहिए तो आरबीसी निकल जाएंगे, प्लेटलेट चाहिए तो प्लेटलेट, जो भी चीज चाहिए वो उसको मिल जाएगा, राइट। ये डिफरेंस है। 15 platelet rich plasma in how much hour after prepare how much, मतलब कि सिंपल वर्ड में कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है जो, उसको कितने घंटे में बना देना चाहिए कलेक्शन के। तो बेसिकली इसका आंसर है अपना 6 आवर में, यानी सी आंसर इसका राइट है कि 6 घंटे के बीच बीच में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बन जाना चाहिए। और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। बाकी सबको हम 4 डिग्री पे 4 डिग्री पे रखते हैं, पर इसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं जो कि 22 से 24 तक हमारे इंडिया का होता है। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अलग अलग कंट्री का ये हो सकता है, बट इंडिया में इतना ठीक है। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूज होल ब्लड इन लो स्पीड। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जन इसको क्या कहते हैं रेफ्रिजरेट करके भी कर सकते हैं कि जितनी बार 24 आवर तक भी लिख सकते हैं। सो इसका 6 आवर राइट आंसर। और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को स्टोर करने के लिए कई बंदे 4 डिग्री लिख सकते हैं, तो उनके लिए रूम टेम्परेचर इसका राइट आंसर है, यानी कि 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट। सो अगला क्वेश्चन है 16 सेंट्रीफ्यूज होल ब्लड इन अ लो स्पीड गिव अस। सो अगर हम एक होल ब्लड हम लेते हैं, यानी कि जो कि हमारा बंदे का एक ब्लड निकाला है जिसके अंदर सभी है, प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी आरबी सब है, उस अगर सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, पीपीपी प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, प्लेटलेट कंसंट्रेशन, या डब्ल्यूबीसी। सो डब्ल्यूबीसी तो ठीक है, अब इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे ही हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आरबीसी सबसे ज्यादा होते हैं, लो स्पीड में भी आरबीसी भारी हैं तो वो बैठ जाएंगे, और ऊपर क्या रह जाएगा? प्लाज्मा, जिसमें हमारे पास होंगे अपने प्लेटलेट जो कि सबसे कम हैवी है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी थोड़े ज्यादा हैवी हैं, फिर आरबी सबसे ज्यादा हैवी, तो आरबीसी तो बैठ ही जाएंगे। प्लेटलेट अगर देखा जाए तो वो हम ऊपर प्लाज्मा में देखने को मिल जाएंगे। और पहला ऑप्शन क्या है हमारा? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी कि ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर प्लेटलेट रिच अमाउंट में है। तो अगर सेंट्रीफ्यूज करेंगे हम होल ब्लड को लो स्पीड में, तो ए इसका राइट आंसर होगा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अगर इसको हाई स्पीड में कर देंगे तो पीपीपी बनेगा, यानी कि ऐसा प्लाज्मा बनेगा जिसके अंदर प्लेटलेट भी नहीं है, हाई स्पीड के कारण वो भी नीचे बैठ जाएंगे ग्रेविटी के। 17th क्वेश्चन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा फॉर 5 ईयर हम 170 डिग्री -70 पे रख सकते हैं। बी 1 ईयर के लिए अगर हमें रखना है तो -4 पे रखना पड़ेगा, 24 आवर के लिए रखना पड़ेगा -20 पे, 72 आवर रखना पड़ेगा रूम टेम्परेचर पे। तो ये तो सरासर बकवास है, रूम टेम्परेचर पे 72 आवर के लिए। बेसिकली इसका राइट आंसर है, अगर हमको -70 पे रखना है तो 5 ईयर तक रख सकते हैं। 1 ईयर के लिए हमको -20 पे रखना होगा उसको। 24 आवर क्या होगा? जैसे ही हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को फ्रिज में रख रहे हैं, मान लो कि 1 साल तक मैंने रख दिया इसको, अब मुझे किसी को चढ़ाना है, किसी बंदे को, तो इसको मुझे थॉ करना पड़ेगा। 37 पे इसको हम थॉ करेंगे। थॉ मतलब जो वो फ्रीज हो रखा है उसको थोड़ा ठंडा करेंगे ताकि बॉडी के साथ वो अडेप्ट हो सके, है ना। उसके बाद हम किसी पेशेंट को चढ़ा सकते हैं उसको विद इन 24 आवर, और वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पे पड़ा होना चाहिए, -20 पे नहीं। सो थॉ करने के बाद 24 आवर के बिटवीन चढ़ा देना चाहिए 4 डिग्री पे होने के बाद ही। अगर वो 4 डिग्री पे नहीं है तो वो वेस्ट है। और 24 आवर के बाद भी अगर उसका कोई यूज नहीं बनता है, क्योंकि जो अंदर कोएफिशिएंट फैक्टर होंगे जैसे फैक्टर रेट वगैरह वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेटिंग, 1 यूनिट राइज एचबी, यानी कि 1 यूनिट अगर हम ब्लड किसी को चढ़ाते हैं एक थैली, तो उससे कितना उसका एचबी इंक्रीज हो सकता है? ए 1%, बी 0.1%, सी 10%, डी 0.10%। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि 1% इस इंक्रीज हो जाएगा एचबी अगर हम किसी को 1 यूनिट ब्लड चढ़ाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के अकॉर्डिंग, तो उसे ध्यान से। हाउ फन वी कैन डोनेट ब्लड। सो यार एक बार बंदे ने ब्लड दे दिया तो कितनी बार ब्लड दे सकता है वो?
बेसिकली क्वेश्चन पूछा कि कितनी बार एक बंदा ब्लड दे सकता है। आफ्टर 24 आवर दे सकता है, आफ्टर 3 आवर, आफ्टर 3 मंथ और आफ्टर 6 मंथ। सो इसका तो मेरे ख्याल सबको ही पता होगा। तो 3 मंथ के बाद वो दोबारा ब्लड डोनेट करे। राइट आंसर है 3 मंथ। ठीक है। अब 20th क्वेश्चन है, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ एफ्रेसिस। सो एफ्रेसिस का क्या एडवांटेज है? अवॉइड सर्कुलेटरी ओवरलोड, अवॉइड आयरन ओवरलोड, डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट डिफरेंट पेशेंट, सेव मल्टीपल लाइफ। तो इसमें से क्या सही है? थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। एफ्रेसिस के वक्त हम डिस्कस करते हैं कि एक पॉइंट। सो मान लो किसी बंदे को, बच्चे को, किसी को हमें ब्लड चढ़ाना है। ठीक है, उसके पास आरबीसी एनीमिया, उसको हम उसको आरबीसी देने वाले हैं। अगर हम उसको 350 ml पूरा ब्लड चला देंगे जिसमें हमको 1% इंक्रीज देखने को मिलेगा एचबी, तो उस बच्चे के अंदर 350 ml ब्लड जा रहा है, जो कि उस बच्चे की मतलब न्यू बॉर्न है तो उसके बॉडी के हिसाब से ठीक नहीं है। तो क्या होगा? सर्कुलेटरी ओवरलोड, यानी कि उसके जो सर्कुलेशन ब्लड है वो बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा। इसके कारण हम क्या कर सकते हैं? एफ्रेसिस का एडवांटेज है ये कि हम ओनली आरबीसी को, यानी पैक्ड रेड ब्लड सेल जो कि नीचे बैठ जाते हैं सेंट्रीफ्यूज के दौरान, उनको हम डायरेक्टली चढ़ा सकते हैं, जो कि 50 to 60 ml सफिशिएंट होगा वन ज्यादा एचबी को इंक्रीज करने के लिए। पहला एडवांटेज। दूसरा, अवॉइड आयरन ओवरलोड। तो इसका क्या मतलब है कि आयरन ओवरलोड, यानी कि मैंने बताया एचबी के अंदर आयरन होता है, एचबी ब्लड के अंदर होता है, और ब्लड में आरबीसी होते हैं, आरबीसी के अंदर एचबी होता है, एचबी के अंदर आयरन होता है। तो थोड़ा कंफ्यूजन है। बेसिकली एचबी अपना आरबीसी के अंदर तो उसमें आयरन होता है, ये समझना है। सो अगर किसी बंदे को प्लेटलेट, डेंगू है, उसको प्लेटलेट चाहिए, हम उसको आयरन भी पूरा का पूरा आरबीसी दे रहे हैं, यानी कि पूरे का पूरा यूनिट 350 ml दे रहे हैं ब्लड का, जिसके अंदर आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी सब है। तो उस बंदे के लिए तो कोई उसका फायदा ही नहीं हुआ ना, और भी उसको आयरन उसकी बॉडी में ज्यादा बढ़ जाएगा, उसके लिए खतर, उसके लिए डेंजरस है, उसके हार्ट के लिए, उसके लीवर वगैरह के लिए। सो इस केस में क्या होगा कि हम एफरेसिस की मदद से उसको ओनली प्लेटलेट दे देंगे, बाकी अगर किसी को आरबीसी तो उसको दे देंगे। डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट टू डिफरेंट पेशेंट। इसका क्या है कि मेरा होल ब्लड है, तो किसी को आरबीसी तो आरबीसी दे सकते हैं, किसी को प्लेटलेट चाहिए प्लेटलेट दे दो भाई, किसी को अपना डब्ल्यूबीसी दो उसको वो दे दो, किसी को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चाहिए तो वो दे दो। तो डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट हम डिफरेंट पेशेंट दे सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? मल्टीपल लाइफ भी बच जाएंगी। अब आप कहोगे कि यार फिर इसका आंसर क्या है? वेल यही तो ट्रिक है। मुझे भी अभी ध्यान में आया कि इसका एक और ऑप्शन होना चाहिए था, ई, ऑल ऑफ अबव। वैसे आपका किस तरफ ध्यान गया था जैसे आपने क्वेश्चन सुना था ये, कि क्या आंसर होगा? बाय द वे इसका आंसर सारे ही हैं, मतलब कि ए बी सी डी सारे ठीक है ये। यहाँ पे एक और ऑप्शन डालना चाहिए था, ऑल ऑफ अबव, जो कि गलती से नहीं डाला। सो यार ये है वीडियो ओवरऑल। ठीक है, बहुत ही गंद मचा दिया यहाँ पे हमने, बट उम्मीद है आपको यार वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। सो एक लाइक और अपने स्कोर जरूर बता देना नीचे। मिलते हैं अगली वीडियो में।